मैं जब अपनी नज़र दौड़ा के देखता हूँ उस फॉल्ट की तरफ, हाँ हम उसको यही बुलाते हैं जो कि स्पेस एंड टाइम के अंदर एक होल हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके ज़रिए क्री स्टेलर एम्पायर और शियार इंपीरियम के बीच एक बहुत बड़ा फासला बन चुका है, क्योंकि ये फॉल्ट जो है इन दोनों के ठीक बीच में है। ये एक ऐसा अनरेगुलेटेड पॉइंट बन गया है जिसके ज़रिए हमारे यूनिवर्स में अजीब व गरीब बीइंग्स अदर डायमेंशन से आ सकती हैं। ये उनके लिए एक एंट्री पॉइंट बन गया है और कौन जाने कि दूसरी तरफ कौन सा खतरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है। शियार इसका सारा इल्ज़ाम जो है इनह्यूमंस के राजा ब्लैक बोल्ट को दे रहा है, क्योंकि नेचुरली उनके टेरिजन बॉम्ब के डेटोनेशन की वजह से ही ये फॉल्ट ट्रिगर्ड हुआ है। अगर देखा जाए तो ब्लैक बोल्ट ने भी वो वेपन जो है बिल्कुल आखिरी वक्तों में इस्तेमाल करा था, क्योंकि वो देख रहा था कि ये खतरनाक जंग जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और शियार का मैजिस्टर वुल्कन अगर वो इस जंग के लिए कभी ऑर्डर ना देता तो ये बॉम्ब कभी डेटोनेट नहीं होता। वॉर ने हमारे साथ करा है, इसके वॉयलेंस के ज़रिए हमने पूरे स्टार्स के मैटर्स को बर्बाद करके रख दिया है और इस सारी लाहौर के बीच बहुत सी मासूम जानें बीत गई हैं। और इस जंग के अंदर हमने अपने अपने किंग्स को खो दिया है। ब्लैक बोल्ट और वुल्कन वो दोनों ही जा चुके हैं। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये सारी कहानी जब तक हमें सुना रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ग्लैडिएटर सुना रहा था। और बोलता है क्या रिसेंटली अभी हमारे पास यही वो मैप है जो हमने ऑब्टेन किया है? तो बोलता है कि यस प्रिएटर, बिल्कुल। तो ग्लैडिएटर पूछता है कि ये वही सब कुछ है जो कि हमारे सर्च से हमने भेजे थे उसके ज़रिए में पता लगा है? तो बोलता है कि बिल्कुल, ये सारे वही जहाज़ है जिनको हमने फॉल्ट के अंदर भेजा था ताकि वो वहाँ पे जाके चेक करें कि हमारे मैजिस्टर या फिर इनह्यूमन का किंग कहीं वो जिंदा तो नहीं बच गया प्रिएटर। और ग्लैडिएटर बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब इस हेलोग्राम को बंद कर दिया जाए और अगला हमारे लिए क्या है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं चैंडिलार द शियार होम वर्ल्ड के अंदर और ये रॉयल रीग है। और बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि इस वक्त ग्लैडिएटर ने जो है पूरा का पूरा शियार एम्पायर संभाल लिया है, क्योंकि अब वुल्कन के चले जाने के बाद, लांड्रा के चले जाने के बाद कोई ऐसा नहीं था जो इस पूरे एम्पायर को संभाल सके सिवाय ग्लैडिएटर के अलावा। एक तो ग्लैडिएटर सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है इस पूरे एम्पायर के ऊपर इस वक्त, और उसके अलावा दूसरी बात कि ये बहुत पुराना है। ये शियार को इतने अच्छे से जानता है जितना कोई और नहीं जान सकता है और लोगों का विश्वास इसके ऊपर बना हुआ है। तो इस तरह से वहाँ पे उसके लोग आके बताते हैं द क्रिमिनल स्टार्स जेवर्स यानी कि हैवॉक वगैरह आप लोग का इंतजार कर रहे हैं प्रिएटर। वो कोई क्रिमिनल नहीं है, काउंसिल अकारी, और अब से मैं तुम्हारा प्रिएटर नहीं हूँ, तो इसलिए अब यह बात याद रखना कि मुझे उस नाम से दोबारा मत बुलाओ। ग्लैडिएटर वो मुझे फिर भी सूट करता है। तो बोलती है कि मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ एक बार दोबारा प्रिएटर। ओह ग्लैडिएटर, लेकिन मैं सिर्फ अपनी वर्द आपके सामने प्रूफ करना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलती है कि सर मैं समझती हूँ कि अकारी सीक्वेंस जो शुरू से पॉलिटिकल मैटर्स को समझता आया, उसको चलाता आया है, लेकिन हम ये बात भी जान चुके हैं कि किस तरह से वही करप्ट था और इतने टाइम से सारी स्ट्रिंग्स वो पुल कर रहा था। लेकिन अब ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब मुझे जो है अपनी फैमिली सीक्वेंस का नाम सही करना है। जो चांसलर अकारी ने गुनाह किए हैं मैं उनको यहाँ पे दोहराने नहीं आई हूँ, बल्कि अपना नाम कमाने और वो सबको ठीक करने आई हूँ। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसकी जगह आई हो और यहाँ पे क्या करने आई हो, चाहे तुम औरत हो या जवान हो या चाहे कुछ भी हो, लेकिन मुझे बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कहीं तुम वो दोबारा वही मॉन्स्टर बन के तो नहीं आई हो जो पहले एक आया था हमारे बीच। तो बोलती कि नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपको सर्व करूंगी और किसी को नहीं। तो बोलता कि फिर ठीक है, सर्व वेल स्पीक प्लेनली, मेरे सामने मक्कारी वाली बातें नहीं चलेंगी, जितना पूछा जाए जितना कहा जाए सिर्फ वही करना। और इस तरह ग्लैडिएटर वहाँ से उसको छोड़ के चले जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम लोगों को इंतज़ार करवाया। तो हैवॉक बोलता है कि अरे यार इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है, हमें तो वाकई में यहाँ पे मज़ा आ रहा था। मतलब स्टार जेमर शियार इंपीरियल के अंदर उनके महल में घुस के बैठे हुए हैं और कोई सायरन नहीं बजा, इससे ज़बरदस्त बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और लॉर्ना बोलती है कि रेचल ने जो है दिमाग के ज़रिए एक स्कल्पचर बनाया है क्लार्क। तो रेचल दिखाती है कि ये है वो चीज़ जिसको मैंने जो है अपने दिमाग के ज़रिए पता लगाने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरी सिर्फ एक ही नज़र गई थी उस असैसिन के ऊपर जिसने लिलांड्रा का कत्ल किया था और वो कुछ इस तरह ही दिखता था लगभग। ग्लैडिएटर बोलता है कि बिल्कुल, मैं इस तस्वीर को अभी पूरे के पूरे शियार टेरिटरीज के अंदर फैला देता हूँ, जो कोई भी इस जानवर को देखेगा तुरंत समझ जाएगा कि इसने क्या जुर्म किया है। तो हैवॉक बोलता है कि क्लार्क ज़रा रुको, तो हमें तुमसे बात करनी है। तो बोलता है कि मुझे माफ़ करना हैवॉक, लेकिन अब मेरे जो है काम ज़्यादा बढ़ चुके हैं और यहाँ पे एक फ्यूनरल है जो कि डिमांड करती है मेरी फुल अटेंशन। तो हैवॉक बोलता है कि हम तुम्हारे सक्सेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और इस तरह ग्लैडिएटर बेसिकली यही बता रहा होता है कि इस वक्त मैं जानता हूँ कि वो लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि उनका क्या मकसद है, और पहले भी लोग मुझसे ये बात मेंशन कर चुके हैं। वो समझते हैं कि मुझे जो है अब शियार को संभाल लेना चाहिए, मुझे इसको एम्पायर बच जाना चाहिए। मैं समझता हूँ क्योंकि मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इनको लीड कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं कभी हूँ नहीं। मैं शुरू से सिर्फ एक वॉरियर रहा हूँ और वॉरियर की ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं यहाँ बैठ के नहीं देख सकता हूँ कि मेरे नाम पे कोई और लोग मर रहे हों, जल रहे हों, बल्कि मैं खुद उनकी खिदमत करने चाहता हूँ। सिविल वॉर जो है पूरे चैंडिलार के अंदर फैली हुई थी, ये एम्पायर मेरा जल रहा था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और अब तो ऐसा लग रहा था कि वो एम्पायर बचा भी नहीं जिसको मैं कभी पूछा करता था, जिसकी मैं खिदमत किया करता था। हम एक जंग हार गए हैं, हमने सरेंडर कर दिया, वो भी क्री के सामने। इस वक्त हम जो है इनह्यूमंस की मर्सी पे बेस करते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से सरेंडर कर दिया गया है और हमारी सब चीज़ें इनह्यूमंस को सौंप दी गई हैं।
और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करनी चाहिए शियार एम्पायर के ऊपर अपना हक जमाने के लिए। और इस तरह ग्लैडिएटर वहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन पीछे से अकारी वुमन आती है और बोलती है कि ग्लैडिएटर। तो बोलता है कि हाँ बोलो कौंसल अकारी, क्या काम है। तो बोलती है कि हमारे सिग्नल्स ने पता लगाया है कि हमारे ऑर्बिट की तरफ इनह्यूमन्स का एक शिप बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि सुबह तक वो लोग हमारे पास पहुंच जाएंगे। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया अकारी। तो बोलती क्या ये वाकई में बहुत ज़रूरी है कि सक्सेशन का जो डिसीजन है उसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करती है। तो बोलती कि हाँ मैं जानती हूँ आपको अभी बात नहीं करनी है, लेकिन बेस्ट यही होगा कि पहले से आप इस बारे में अपना दिमाग बना के रख लें, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब इनह्यूमन्स के लोग यहाँ पे आएंगे तो और कितना खून बहाने वाला है, या फिर ये जो सिविल वॉर चल रही है कहीं ये बद से बदतरीन ना हो जाए। क्योंकि पहले हमें जो है कारदुम ने जो है सरेंडर करवा दिया गया, हमारे सारे डिफेंसेस वगैरह सब बर्बाद हो चुके हैं। हम इस कंडीशन में नहीं है क्योंकि वुल्कन ने हमसे सब कुछ छीन लिया, हमें बिल्कुल किनारे पे लाके खड़ा कर दिया है। और हमें ऐसा लग रहा है कि आप ही हैं जो पूरे एम्पायर को संभाल सकते हैं या इसको बचा सकते हैं, क्योंकि इतनी ताकत सिर्फ आप में है, इतनी हिम्मत सिर्फ आप में है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं प्रिएटर के मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। तो बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कारी कि मैं तुम्हारा प्रिएटर नहीं हूँ, और मेरे ख्याल से मैजिस्टर तो बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली होता यहाँ पे ये है इस वक्त कि ग्लैडिएटर जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो नहीं चाहता कि वो यहाँ का एम्परर बने, मैजिस्टर बने, इन सब के ऊपर रूल करे, लेकिन अभी के लिए वो सिर्फ यहाँ की जिम्मेदारी है जो उनको उठाने के लिए सब कुछ कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इनह्यूमन्स इनके पास आ रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि इनह्यूमन्स आके यहाँ पे क्या फैसला सुनाते हैं। तो इस तरह हमें ये कहानी सुनाई जा रही होती है क्रिस्टल के जरिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वॉर ऑफ किंग्स की स्टोरी एक तो हमें क्रिस्टल के नज़रिए से दिखाई जा रही है और दूसरा ग्लैडिएटर के जरिए से। और यहाँ पे अब वो बताती है कि किस तरह से हमारी जंग खत्म हुई, और वो भी ये सारी बातें कर रही होती है कि हमने अपना बहुत बड़ा एक एसेट खो दिया, यानी कि ब्लैक बोल्ट को, और वो उस बॉम्ब के जरिए इस यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा खतरे भी मंडरा रहे हैं। और अब शियार एम्पायर की जिम्मेदारी भी हमारे सर पर आ गई है, क्योंकि पहले क्री की जिम्मेदारी कम थी जो ये भी आ गई। और इस तरह वो अपनी बेटी से बैठ के वहाँ पे बातचीत वगैरह कर रही होती है और उसकी बेटी उसको थोड़ा पका रही होती है। लेकिन वहीं पे शियार का एक आदमी आता है और बोलता है कि योर रॉयल हाइनेस, और वो सब उनको यानी कि बुलाने के लिए वहाँ पे वेलकम करते हैं और वो लोग अपने जहाज से निकलते हैं यानी एटलन से बाहर। और वहीं पे मैक्सिमस बोलता है कि गॉर्गन क्या मैं यहाँ का राजा बन सकता हूँ। तो बोलता है गॉर्गन कि नहीं मैक्सिमस तुम नहीं बन सकते हो। तो बोलता है कि यार मुझे बना दो ना राजा, यहाँ का तो कोई भी राजा नहीं है, मैं यहाँ का तो राजा बन सकता हूँ ना कम से कम, या मुझे किसी ना किसी चीज़ का राजा तो बना दो यार। और वहाँ पर रोनन आता है और बोलता है कि तुम्हारे लोगों को इस वक्त एक मजबूत हाथ की ज़रूरत है कारदुम। तो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ अक्यूज़र, इसीलिए हमने यहाँ पे सरेंडर किया है। रोनन बोलता है कि तुम्हारे अंदर भी तो निर्माणी खून दौड़ रहा है ना, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है। तो बोलता है कि मैं, ओ नो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी आधी से ज़्यादा जो ज़िंदगी इस इंपीरियर को बचाने में लगा दी है और मैं आधी ज़िंदगी उसके अगेंस्ट रहा था। मेरे अंदर ये ब्लड लाइन ज़रूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकता हूँ। तो रोनन बोलता है कि मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझता हूँ, ये गाना मेरे साथ पहले ही चल चुका है, इसलिए तुम्हें गाने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी सिर्फ क्री के ऊपर रूल इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो सिर्फ एक ज़रूरत थी। उस वक्त मैं बर्डन लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे अलावा कोई और नहीं था जो उसको संभाल पाता। क्रिस्टल बोलती है कि मैं पहले इन लोग को देख के समझ गई थी कि ये लोग जो हैं इसके बारे में मुझे पॉइंट करने वाले हैं। और वहीं पर लॉर्ना बोलती है क्रिस्टल तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम जानती थी हम इनह्यूमन्स हैं, हमें पैदा ही जो है रूल करने के लिए किया गया है लॉर्ना, पर हमारी परवरिश एक रॉयल्टी के अंदर हुई है, गवर्नेंस वो हमारी लाइफ के अंदर है। शियार एम्पायर को डिफेट कर दिया है और इसीलिए उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब हम पर आ गई है और उसका सारा का सारा फ्यूचर वो हमारे कंधों पे आ चुका है और यही हम करते आए हैं। हम लोग एक रॉयल फैमिली है और हम लोग कभी कभार इस तरह के डिसीजंस के बीच फंस जाते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमें इसी बात के लिए ट्रेन किया गया और हम यही करने के लिए बने हैं। तो लॉर्ना बोलती है इसका मतलब ये है कि तुम शियार की रानी बनने वाली हो। तो बोलती है कि मेरे ख्याल से सही टर्म जो है वो मैजेस्टिक्स होगा, क्वीन नहीं। तो बोलती है वैसे देखो मुझसे पूछो तो मैं कभी किसी की क्वीन नहीं बनना चाहती हूँ, मैं ना ही किसी के ऊपर राज करना चाहती हूँ, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आने वाली है और मुझे निभाना ही पड़ेगा। तो लॉर्ना पूछती है कि वाकई में तुम ऐसी बातें कर रही हो। तो बोलती है कि हाँ, क्योंकि मेडुसा इस वक्त हमारी हाई क्वीन बन चुकी है, क्योंकि ब्लैक बोल्ट अब नहीं रहा है और वो क्री को संभाल रही है और इसलिए अगली बारी इस लाइन में मेरी ही आती है। और इस वक्त शियार को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई सही आदमी उनके पास आए जो उनको गाइड करे, और उनके लोग इस वक्त बहुत बुरे हालात में हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस रोल के लिए मैं ही प्रॉपर रहूँगी। लॉर्ना बोलती है लेकिन तुम इस बारे में एक बार सोच लो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो लॉर्ना बोलती है कि हाँ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और रॉयल्टी का मतलब यही होता है, ड्यूटी का मतलब यही होता है, लेकिन मेरा लॉर्ड जानता है कि मैं कभी भी ये चाहती नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ अब। और इस तरह यहाँ पे बेसिकली वो दोनों आपस में अपनी बातें करने में लगे होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं। यानी क्रिस्टल बता रही होती है एक तरह से कि उसको क्वीन बनना भी है और बोलती है कि मुझे क्वीन बनना भी नहीं है, ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रही है। मतलब वो अपने दिल के अंदर ही अपने आप से जो है बहस कर रही है कि वो बनना भी चाहती है और नहीं भी बनना चाहती है, जैसा कि हमेशा औरतें करती आती हैं। और इस तरह हम लोग जो है बार बार जो है यहाँ से कभी क्लार्क की कन्वर्सेशन पे शिफ्ट होते हैं और कभी क्रिस्टल की, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में दरअसल यही बात चल रही है। क्लार्क सोच रहा है कि ये लोग मुझे पॉइंट करेंगे, यानी कि मुझे मैजिस्टर बनाएंगे यहाँ को, और क्रिस्टल सोच रही है कि वो मुझे बनाएंगे, लेकिन दोनों ही बनने के लिए तैयार नहीं है। और इस वक्त क्लार्क का तो बिल्कुल भी मूड नहीं है कि वो यहाँ पे कुछ बने।
लेकिन वहीं पे एक आदमी आता है और बोलता है कि देखिए वहाँ पे कोई आदमी जिंदा है, वहाँ से हमें चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि क्लार्क वहाँ से जाता है और एक बहुत बड़ी सी मशीनरी का पीस उठाता है और बोलता है क्या तुम लोग उस तक पहुँच गए हो? तो बोलता है कि यस प्रिएटर। तो बोलता है कि जल्दी करो फिर, ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, कभी भी गिर सकता है। और इस तरह ग्लैडिएटर वहाँ पे एक बहुत बड़ा लोड उठाता है और उसकी कोशिश करता है। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करती हूँ। और हम देखते हैं कि क्रिस्टल वहाँ पे आती है और ज़मीन की पावर इस्तेमाल करते हुए उसको होल्ड करती है और बोलती है कि मैं क्रिस्टल हूँ। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो क्रिस्टल बोलती है कि वाकई में तुम बहुत ताकतवर हो जो इतनी भारी चीज़ को ऐसे उठा कर रखे हुए थे। तो ग्लैडिएटर वहाँ पे बैठता है और बोलता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस थ्रोन को सर्व किया है, तो अभी मैं तो रुक बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ। क्रिस्टल बोलती है हाँ मैं समझती हूँ, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम इससे ज़्यादा कुछ करो। तो बोलता है ग्लैडिएटर मैं ये कन्वर्सेशन अभी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो क्रिस्टल बोलती है कि मतलब तुम समझ गए कि मैं तुमसे किस बारे में बात कर रही हूँ? तो ग्लैडिएटर बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं थ्रोन को सर्व करता हूँ एक अप्रोप्रिएट फैशन के अंदर, मैं कभी अपनी हदें पार नहीं करूँगा उसको सर्व करने के नाम पे। क्रिस्टल बोलती है कि तुम चाहो तो कर सकते हो, तुम इसके कैपेबल हो, हमने देखा कि तुम कितने ताकतवर हो, तो हम देख सकते हैं कि तुम्हारे डिसीजन पावर कितनी ज़्यादा है। और हमें इस बात का अंदाज़ा तभी हो गया था जब तुमने मैजिस्टर को छोड़ के लिलांड्रा की साइड लेना शुरू करी थी। हम समझ गए थे कि तुम जो हो शियार के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, ना कि किसी मैजिस्टर या मैजिस्ट्रिक्स के लिए। तो ग्लैडिएटर वहाँ पे पलटता है और गुस्से से बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ कि मैंने वहाँ पे वो फैसला करा, इसी के लिए आज मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि इस शियार एम्पायर के अंदर सिविल वॉर शुरू हुई और इतनी ज़्यादा मौतें हुई। ये सारी गिल्ट मेरे ऊपर है क्योंकि मैंने वहाँ पे जो साइड ली थी लिलांड्रा की, इसीलिए लोग खिलाफ हो गए एक दूसरे के और ये सब हुआ है। तो क्रिस्टल बोलती है कि ये सब सेल्फ पिटी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने वही करा जो तुम्हें ठीक लगा और वो वाकई में ठीक था और वो लोगों की चॉइस थी जो उन्होंने किया। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं शियार के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, ना ही मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लोगों को क्या पसंद है, तुम्हारा क्या कल्चर है, तुम्हारी क्या स्पिरिट है, ना ही तुम्हारी पॉलिटिक्स, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। लेकिन फिर भी अगर इन लोगों ने मुझे यहाँ का इंचार्ज बना दिया तो मैं इन सबसे रोक नहीं पाऊंगी। तुम मेरी बात को समझो, मुझसे अच्छा है कि तुम यहाँ के एम्पायर बन जाओ, मैं यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। और इस तरह हम दूसरे दिन शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इस वक्त लिलांड्रा का फ्यूनरल हो रहा होता है और सब लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। और यहाँ फ्यूनरल के अंदर भी सब लोग आपस में यही बातें वगैरह कर रहे होते हैं कि अब क्या होने वाला है, अब कौन एम्पायर बनेगा, कौन एम्प्रेस बनेगी, और इस सब का फैसला हो ही रहा होता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि सामने से इंपीरियल गार्ड आता है और बोलता है कि इंपीरियल गार्ड इससे आगे आप लोग को जाने की इजाज़त नहीं दे सकता है, हम लोग आपकी अथॉरिटी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ये जो सरेंडर किया गया ये हमारी तरफ से नहीं किया गया, ना ही इसका लीगली कोई प्रूफ है। और यहाँ पे इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है कि वुल्कन यानी मैजिस्टर हमारे जो है वो मर चुके हैं। इसका मतलब ये कोई सरेंडर हम नहीं मानते हैं। और जब तक इस बात का कोई प्रूफ ना मिल जाए कि वुल्कन मिल चुका है और सरेंडर की कोई हमें तस्दीक ना मिल जाए, तब तक इंपीरियल गार्ड जो है इस पूरे इंपीरियम का कंट्रोल अस्यूम करता है और इनह्यूमंस यहाँ से लौट के अपने घर जाएंगे। तो क्रिस्टल बोलती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना, यहाँ पे आना एक बहुत बुरा आइडिया है। तो कार्नेक बोलता है इसका मतलब ये है कि इंपीरियल गार्ड अभी भी थका नहीं है इतनी मार खाने के बाद। तो गॉर्गन बोलता है कि मुझे इन लोगों की गर्दन तोड़ने दो, फिर देखता हूँ कि किसमें कितना दम है जो हमारे सामने आके खड़ा हो सके। तो मैक्सिमस बोलता है कि अगर मैं राजा हुआ ना तो इस तरह मेरे सामने कभी किसी के अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि मेड्यूसा एकदम खामोशी से देख रही होती है और अचानक उसका दिमाग खो बैठता है और बोलती है कि तुम अनवर्दी, तुम क्या हमारे सामने खड़े हो गए। और मेड्यूसा अपने बालों से वहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स को पकड़ती है और उनके ऊपर अटैक करना शुरू करती है। तो वहाँ पे उनकी जो एक मेंबर बोलती है कि देखो जरा क्वीन की तरफ, ये पागल हो चुकी है। और वहीं पे गॉर्गन चिल्लाता है कि प्रोटेक्ट द क्वीन। और इस तरह सारे के सारे इनह्यूमंस जो हैं यहाँ पे इंपीरियल गार्ड से आपस में भिड़ जाते हैं और यहाँ पे जबरदस्त फाइट एक शुरू हो जाती है। और वहाँ पे वेडी से चिल्लाती है कि मेरे हस्बैंड ने अपनी जान गंवा दी इस सबको खत्म करने के लिए और अभी भी तुम यहाँ पे खड़े होकर इसके इनकार करती हो। हम इनह्यूमंस हैं और तुम हमारे सामने घुटने झुकाओगे। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की फाइट चल रही होती है इनह्यूमंस और इंपीरियल गार्ड के बीच। और वहीं पर क्रिस्टल दूर खड़ी हुई अपना सर पकड़ती है और बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ये सच में हो रहा है। ये एक फ्यूनरल है, कुछ इज्जत करो, कुछ गैरत करो। हम एक फ्यूनरल में आए और तुम लोग इसको भी नहीं छोड़ रहे। लेकिन वहीं पे ग्लैडिएटर दूर से अपना हाथ चमकाता है आसमान के अंदर और जोर से जमीन पे मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है और सब लोग हिल के रह जाते हैं। और ग्लैडिएटर चिल्लाता है कि शो सम रिस्पेक्ट, हमारे खुदा हमें ऊपर से देख रहे हैं। ये इंपीरियल पहले ही बहुत ज्यादा गिर चुका और इसको मैं फर्दर स्प्लिट नहीं होने दे सकता हूँ। मैं एक बार इस इंपीरियम का क्रिएटर रह चुका हूँ, लेकिन मैं ये होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख नहीं सकता हूँ। तो वहीं पर क्रिस्टल आती है और वो स्पेक्टर बोलती है देते हुए कि ये तुम्हारे लिए बिलोंग करती है। तो ग्लैडिएटर बोलता है कि नहीं, मैं इसको नहीं ले सकता हूँ। तो क्रिस्टल बोलती है कि कभी कभार तुम्हें थ्रोन को सर्व करने के लिए उसको अपनाना ज़रूरी होता है। तो वहीं पे ग्लैडिएटर की ये बात सुनता है और बोलता है कि डैम यू। और इस तरह से वो वहाँ पे स्पेक्टर उठाता है और वहाँ के मैजिस्टर का खिताब आखिरकार कबूल कर लेता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ग्लैडिएटर फाइनली जो है उस स्पेक्टर को अपने हाथ में उठाता है और इनह्यूमंस, क्री और इंपीरियल गार्ड और सारे के सारे शियार एम्पायर के सामने अपना मैजिस्टर का खिताब एक बार कबूल कर ही लेता है।
तो मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो हुआ ये है कि अब से शियार एम्पायर का जो राजा है, जो एम्पायर है, जो मैजिस्टर है, वो ग्लैडिएटर बन चुका है, जो कि पहले सिर्फ एक गुलाम हुआ करता था, जो कि सिर्फ एक कटप्पा हुआ करता था, लेकिन अब वो बाहुबली बन गया है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और यहीं पे हम देखते हैं कि जो अकारी वुमेन होती है, जो कि इसकी काउंसलर बनी हुई थी, वो दरअसल यहाँ पे आती है एक दीवार के पीछे और बोलती है, तो मतलब क्लार्क द फर्स्ट, चलो अभी के लिए हमारा काम चल जाएगा, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, इसके जरिए हमारा ग्रेट पर्पस वो फुलफिल हो जाएगा। और दरअसल हम देखते हैं कि वो वुमेन कोई और नहीं बल्कि टैलन होती है और बोलती है, द ग्रेट पर्पस ऑफ टैलन एंड फेटरिटी रैप्टर्स, ये आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो मतलब डार्क हॉक ने जो एक बार फिर शियार एम्पायर को बचा लिया ग्लैडिएटर के हाथ में वो छड़ी देते हुए। मतलब आपको जैसा कि बताया था उसने अपने पहले ही कि हम लोग जो है शियार एम्पायर को महफूज करने के लिए बने हुए, ना कि किसी थ्रोन को महफूज करने के लिए। तो ग्लैडिएटर के हाथ में जैसी वो छड़ी आई तो उसने देखा कि अब शियार एम्पायर जो है वो इसके हाथों में काफी सेफ है, तो इसीलिए उसका रोल यहाँ पे खत्म होता है और वो यहाँ से चले जाता है। और हमारा यहाँ पे ये स्टोरी तो खत्म होता है, लेकिन हम शिफ्ट होते हैं एक अलग जगह पे, जहाँ पे बताया जाता है एक आदमी बोल रहा होता है, तो शियार का नया रूलर आ चुका है, जो कि पहले वाले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डेंजरस भी है, और इस नई एज के अंदर वो उनको लीड करेगा। क्या होता अगर वो लोग भी वो चीज देख पाते जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। काश वो लोग इस आधे हॉरर को भी देख पाते जो कि इस फॉल्ट के जरिए इस यूनिवर्स के अंदर आने वाला है। मैं शियार के ऊपर पिटी करता हूँ, उन्होंने इस बातचीत के ऊपर एक लंबा अरसा गुजार दिया कि इस पे कौन रूल करेगा, जबकि आखिर में सब जानते हैं कि सब चीज़ों के ऊपर जो है मैगस ही रूल करेगा। और बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि वो जो फॉल्ट होता है उसके अंदर से एक नए विलन का जन्म होता है, जो कि मैगस है, जिसको एडम वॉरलॉक का एक इवल साइड माना जाता है। और अभी वो बता रहा है कि इन लोग को कोई अंदाजा नहीं है कि फॉल्ट में से क्या क्या चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। वो लोग सिर्फ अपने रूल करने और कौन रूल करेगा कौन नहीं करेगा इसके ऊपर लगे हुए हैं। द बिगिनिंग। सो गाइस, यहाँ पे हमारा ये स्टोरी आर्क खत्म होता है और आपने देखा कि ये स्टोरी आर्क कितना ज़्यादा कूल था। मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये दिखाया गया कि शियार एम्पायर के अंदर अब क्या होगा। शियार एम्पायर को जो है अब वहाँ पे ग्लैडिएटर क्लार्क जो था अब वो उसको लीड करेगा, वो उसका मैजिस्टर बन चुका है, और साथ में इनह्यूमंस वो क्री के ऊपर राज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत और नया स्टोरी आर्क जो हमारा आगे कंटिन्यू होगा वो ये है कि वो जो धमाका हुआ था जिसकी वजह से फॉल्ट बन गया था, स्पेस एंड टाइम के अंदर एक जो होल हो गया था, उसके जरिए अजीब व गरीब क्रिएचर्स आना यहाँ पे शुरू हो गए हैं। और पहला उसमें से मैगस आया है, जो कि अब हमारा अगला खतरनाक विलन साबित होने वाला है। सो गाइस, अभी के लिए हमारी ये स्टोरी खत्म होती है, लेकिन आपको पता है कि इस वन शॉट ने एक नई स्टोरी की तरफ हमें इशारा कर दिया है। तो वो स्टोरी मैं आप लोग के साथ रियल्म ऑफ द किंग्स के अंदर शेयर करूंगा। बेसिकली रियल्म ऑफ द किंग्स एक वन शॉट है काफ़ी बड़ा सा, उसके अंदर हमें स्टोरी बताई जाएगी, लेकिन साथ में उसके कुछ टाई इन्स है जिसमें हम इंपीरियल गार्ड और इनह्यूमंस के टाई इन अपने चैनल पर शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं बताता चलूँ कि अब हम दोबारा अपने अर्थ बेस्ड कॉमिक की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम डार्क ग्रीन वगैरह को कवर करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर दोबारा रियल्म ऑफ किंग्स के इवेंट को कवर करेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और ऑफिशियली यहाँ पे हमारा जो है वॉर ऑफ किंग्स का इवेंट खत्म होता है। तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये पूरा का पूरा इवेंट कैसा लगा, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल से और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो या आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके आप वो पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आप लोगों को। जाने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर क्या रहे हैं। मतलब इतना ज़बरदस्त इवेंट देखने के बाद भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार ये तो फिर मज़ेदार बात नहीं हुई ना। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।